हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। इससे पहले हमने देखे वर्ण विचार और उनमें देखा कि वर्ण हमारे स्वर व्यंजन होते हैं और कितने होते हैं, कितने उनके भेद होते हैं। वो जो वर्ण हैं वो हमारे मुख के अंदर स्थित जो उच्चारण स्थान है वो प्रत्येक वर्ण किस स्थान से, किस जगह से उच्चारित होता है, इसके विषय में आज हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान है क्या? पहली बात यही है कि जो उच्चारण स्थान है कि हमारे मुख के अंदर जब हम किसी वर्ण को बोलना चाहते हैं तो बोलने से पहले क्या करते हैं कि हमारे मुख के अंदर जो हवा है उसको हम प्रवेश कराते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं, फिर इसको जो भी हम बोलना चाहते हैं और उसको हम बोलने लगते हैं। जब वह हवा हमारे मुख के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, कहने का मतलब उच्चारण स्थान है, उनसे टकरा के बाहर निकलती है तो वहां पे जो वर्ण उच्चारित होते हैं तो उन्हें अपन स्थानों को, उन स्थानों को अपन उच्चारण स्थान बोल देते हैं। कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमारे मुख का कोई ना कोई एक अंग कंपन करने लगता है। हमारे मुख में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई एक अंग कंपन करने लगता है और जो अंग कंपन करता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हाँ जी, देखिए हमारे मुख में ऐसे उच्चारण स्थान कितने हैं और वो हमारे मुख में स्थित किस जगह पर स्थित होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे मुख में स्थित विभिन्न प्रकार के स्वर यंत्र हैं, वो स्वर यंत्र कौन कौन से हैं और कहाँ से उच्चारित होते हैं। देखिए, हमारे मुख में स्थित जो उच्चारण स्थान है वो 10 होते हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 10 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे पहले हमारा उच्चारण स्थान आता है कंठ। पहला हमारा उच्चारण स्थान आता है कंठ और वो हमारे गले में स्थित इस जगह होता है जिसे अपन कहते हैं कंठ। यह इस प्रकार से हमको उभरा हुआ जो भाग होता है वह हमारा कंठ होता है। दूसरा उच्चारण स्थान है हमारा तालु। तालु स्थान है, जैसे हम देखते हैं कि जिह्वा के ऊपर वाला जो भाग है धसा हुआ, इस प्रकार के धसा हुआ जो भाग है इसे अपन तालु कहते हैं। दूसरा स्थान है हमारा जो है मूर्धा। मूर्धा जो कि हमारे दांतों के ऊपर और एक जो सबसे कठोर भाग होता है, दांतों के जो ऊपर वाला भाग है कठोर भाग, इस कठोर भाग को ही हम मूर्धा कहते हैं। तीसरा, चौथा जो हमारे पास उच्चारण स्थान है वह है दंत। वह है दंत। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पांचवा जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ। दांत से आगे पर निकलते हैं तो वह आता है ओष्ठ। इसके बाद जो छठवा हमारे पास आएगा वह आएगा नासिका। छठवां स्थान है हमारा नासिका। और सातवां जो स्थान है हम कंठ और तालु को मिलाकर के इसे कह देते हैं कंठ तालु। छठवा जो सातवां स्थान है वो हमारा आता है कंठ तालु। कंठ और तालु से मिलकर जो उच्चारण होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं कंठ और तालु। इसके बाद में कंठ ओष्ठ। इसके बाद में हमारे ओष्ठ और कंठ को मिला देते हैं हम तो हमारे पास बनता है
कंठोष्ठ, ये हमारा 8वां उच्चारण स्थान आता है। इसके बाद जो हमारा 9वां उच्चारण स्थान आता है वह है दंत और ओष्ठ को मिला देते हैं हम, तो वो हो जाता है दंतोष्ठ। और जो 10वां भाग है उसे बोलते हैं अपन, जो हमारी जिह्वा है ये जिह्वा का जो अंतिम सिरा है, मूल भाग, मूल मीन्स होता है जड़, और उसके जो पीछे वाला जो भाग होता है उसे अपन बोलते हैं जिह्वा मूली। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे मुख के अंदर लगभग 10 भाग हैं जिनसे हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं। आगे देख रहे हैं हम कि ये जो हमारे उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों से किस उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारण होगा हम देखते हैं। उच्चारण स्थान अर्थात जो कंठ है, इनसे हम सुंदर ट्रैक, जो ट्रिक हमारे पास है, उन सुंदर ट्रिकों के माध्यम से हम इन वर्णों को जानेंगे। जैसे कि कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों को अपन इस प्रकार लर्न कर सकते हैं। अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है मीन्स ऐसे तात्पर्य है यहाँ पर ए आ, अर्थात पाणिनि के द्वारा जो कृत हमारे वर्ण हैं उन वर्णों में यदि बात करते हैं तो ए वर्ण का ही हमें मिलता है और आ का नहीं होता है। इसके बाद में यदि ऐसे तात्पर्य यहाँ पर ए और आ दोनों वर्णों से है तो कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है ए आ। कु से तात्पर्य है, कु से तात्पर्य है के वर्ग, कु से तात्पर्य है के वर्ग, और के वर्ग में आने वाले वर्ण जो हैं वो हैं के, खे, गे, घे और ने। इस प्रकार से कु वर्ग से तात्पर्य के वर्ग और के वर्ग में आने वाले वर्ण हैं के, खे, गे, घे, ने। इसके बाद में है और विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का भी यदि अपन उच्चारण करते हैं तो वह है ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं ए आ के वर्ग में आते हैं के, खे, गे, घे, ने, है और विसर्ग। इसके बाद में कंठ से जो उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम कंठय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठय वर्ण भी कहते हैं। कंठ से जो उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम कंठय वर्ण भी कहते हैं। तो इसके लिए अपन कंठ वाले जो वर्ण हैं इनको आसान तरीके से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, और तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण निम्न है इचु, यह शानाम, इचु यह सानाम तालु। इचु यह सानाम तालु से तात्पर्य है, ई से तात्पर्य यहाँ पर ई और बड़ी ई जिसे अपन कहते हैं ई। जैसे जो चू है, चू से तात्पर्य है यहाँ पर चे वर्ग, चू से तात्पर्य है चे वर्ग, और चे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं चे, छे, जे, जे, ने। चे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं चे, छे, जे, जे, ने। इसके बाद में ये और शे, ये जो तालु से
उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ई, च, छ, ज, झ, न, य और स। इस प्रकार से जो तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। उन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। एक बार और आप सुन सकते हैं, इचुय सानाम तालु, इचुय सानाम तालु। और नेक्स्ट हमारा जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। नेक्स्ट जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा से तात्पर्य है री का मतलब यहाँ पर छोटी री भी होती है और बड़ी री भी होती है। टू से तात्पर्य आप जान गए हैं टे वर्ग। टे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं टे, ठे, डे, ढे, ने। टे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं टे, ठे, डे, ढे, ने और रे तथा शे। ये वर्ण हमारे मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण होते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा और इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। देखिए, अगला हमारे पास जो उच्चारण स्थान है वह है दंत, वह है दंता। और दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं लिरी, तु, लसानाम, लिरी, तु, लसानाम दंता, लिरी, तु, लसानाम दंता। अर्थात लिरी से तात्पर्य यहाँ पर लिरी और तू से तात्पर्य यहाँ पर ते वर्ग, और ते वर्ग में आते हैं ते, थे, दे, धे, ने। इस प्रकार से आगे है ले और से। ये वर्ण भी हमारे दंत से उत्पन्न होते हैं। और दंत से उच्चारण होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम दंतय वर्ण कह देते हैं। इनसे उच्चारण होने वाले वर्ण आप देख रहे हैं लिरी, ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने, ले और से। इसका जो याद करने का तरीका है वो है लिरी, तु, लसानाम दंता, लिरी, तु, लसानाम दंता। आने वाला जो आगे वाला उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वह है उपु, पद्य, मान्य नाम, उपु, पद, मान्य नाम ओष्ठौ। उपु, उपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। इससे तात्पर्य है ऊ से तात्पर्य है ऊ, बड़ा ऊ से तात्पर्य है पे वर्ग, ऊ से तात्पर्य है पे वर्ग। पे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं पे, फे, बे, भे, में। और अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग फे, अर्थात कम ध्वनि के साथ इनका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं ऊ, पे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं पे, फे, बे, भे, में। और अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग फे। इस प्रकार से ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम कहेंगे उपु, उपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। उपु,
उपध्मानीयनाम ओष्ठौ। इसके बाद आने वाला जो वर्ण है, वर्ण जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका। नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? वो है नमंग, ननानाम, नासिका। नमंग, ननानाम, नासिका। इससे तात्पर्य है कि जो भी हमारे 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, उन प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह हमारा नासिका से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ने, में, ने, ने, और यहाँ पे रह गया है ने। इस प्रकार से ये जो 5 अक्षर है हमारे, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। नमंग, ननानाम, इस प्रकार से इनको याद करना है। कभी कभी हमारे पास एग्जामों में ये देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो वहां पे जैसे पूछ लिया आपसे कि ये जो ने है, ये ने का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन में आपको मिल जाता है नासिका या कंठ। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हम करें किसे। राइट हमारा क्या होगा? नासिका होगा, कंठ होगा, क्योंकि यह हमारा कंठ से भी उच्चारित होता है और यह हमारा नासिका से भी उच्चारित होता है। तो देखिए, यदि वहां पे आपको एग्जाम के अंतर्गत नासिका है तो नासिका आपका 100% सही होगा, और यदि मान लो वहां नासिका नहीं है, ऐसी स्थिति में आप वहां पे कंठ को राइट कर सकते हैं। आगे हमारा जो आने वाला आगे उच्चारण स्थान है वह है कंठ तालु। देखिए, कंठ तालु से तात्पर्य है कि कंठ और तालु का मतलब कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण हमारा ए है और तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण हमारा ई है, अर्थात कंठ को और तालु को मिलाया गया है। तो देखिए, हम भी यहाँ पे कंठ और तालु को मिला देते हैं, तो ए और ई को यदि अपन ध्वनि को मिला देते हैं तो हमारे पास ए उच्चारित होता है, ए ई अर्थात आई। इस प्रकार से ए और ई को मिला करके हमारे पास उच्चारण होता है आई। तो देखिए, इसको सूत्र के माध्यम से कैसे याद करेंगे? ए दई तो, इस प्रकार से ये इसका एक सरल सूत्र है, ए दईतऊ कंठ तालु, अर्थात ए और आई, ए और जो आई है वो हमारे कंठ और तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। इसे हम ए दईतऊ कंठ तालु ऐसे याद रख सकते हैं, ए दई तऊ कंठ तालु। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अर्थात 8वां उच्चारण स्थान, और वो है कंठ ओष्ठ। देखिए, कंठ ओष्ठ में क्या होता है, जैसा आपने इससे पहले भी देखा है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ को मिलाया गया है। कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण जो स्वर है ए है, और ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण उ है। तो ए और उ दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिलाने से हमारे पास जो वर्ण बनता है, जो ध्वनि बनती है, वह होती है ओ की। तो इस प्रकार से कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं वो हैं ओ और औ। इसको अपन सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं, ओ दई, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो, इसे अपन इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, ओ दऊ तऊ कंठ ओष्ठ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद जो आने वाला उच्चारण स्थान है वह है दंत ओष्ठ। अगला जो 9वें नंबर का है वह है दंत और ओष्ठ। इसमें आप देख रहे हैं दंत और ओष्ठ, दंत से उच्चारण होने वाला हमारा जो
है बे लिरी और ओष्ठ से उच्चारण होने वाला उ है। तो इन दोनों को यदि अपन मिला देते हैं तो हमारे पास उच्चारण होने वाला जो वर्ण होगा वह होगा वह। केवल दंत ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण हमारा वह है। इसका सूत्र होता है वकारस्य दंत ओष्ठ है, अर्थात वे का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। अर्थात नीचे के जो दांत हैं ऊपर वाले होठ को स्पर्श करके झटके के साथ जैसे छोड़ते हैं तो इस वे का उच्चारण होता है। आगे हमारा जो लास्ट उच्चारण स्थान है वह है जिह्वा मूली। इसका जो सूत्र होता है वह होता है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूली, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूली। इसमें हम जो हमारे अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग जो ख होते हैं इनका उच्चारण होता है। अर्थात जिह्वा के अंत भाग से हल्की स्वर में यह ध्वनि निकलेगी क ह। इस प्रकार से ध्वनि निकलती है तो इन्हें अपन जिह्वा मूली ध्वनि कहते हैं और यह ध्वनि हमें किसी श्लोक के उच्चारण में काम आती है। तो आज के लिए जो हमारा उच्चारण स्थान है इतना ही है। धन्यवाद।